हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ASYQ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं अब रेगुलर आप लोगों के लिए साइंस का वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि साइंस अभी के डेट में जो ग्रुप डी में पूछा जा रहा है वो उसका लेवल बहुत ही अच्छा है। कंप्लीट NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप ग्रुप डी का जो रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो NTPC भी क्यों नहीं हो, अगर वो सब का क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, तो साइंस के लिए आपको ज़्यादा उसके अलावा टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए मैं अब ग्रुप डी का साइंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एकदम पेशेंस रख के रखिए, जितना सेट है वो बारी बारी एक एक करके मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों को मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा उससे। तो चलिए बिना आपका टाइम गंवाए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर दिया गया हो, NTPC और ग्रुप डी का। अब आप लोग प्रैक्टिस सेट का नाम मत पूछिएगा, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहेगा, चाहे वो पब्लिकेशन कोई भी हो। इसलिए अपने मन से कोई भी आप पब्लिकेशन का खरीद लीजिए और लेकर आप बनाइए। साइंस में नहीं बनाने आ रहा है, जो चीज़ें बहुत सारा चीज़ उसमें रटने वाला होगा, समझने वाला होगा। समझने वाले को समझ जाइए, रटने वाला है उसको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाके वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलिए, ये है मैं अभी सेट जो आप लोगों को लेकर आया हूँ वो RRB NTPC CBT 2 का है, जो 14/6/22 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है एग्ज़ाम। मैं पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें एक से लेकर क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ तक मैं क्वेश्चन करा पा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बिना एक्सप्लेनेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मतलब आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, इसीलिए देख रहा हूँ कहाँ तक मैं करवा रहा हूँ। जैसा होगा आप लोग बताइएगा आगे वीडियो में, स्पीड उसके अनुसार मैं इंक्रीज कर दूंगा ताकि क्वेश्चन ऑफ नंबर और बढ़ा सकूँ मैं वीडियो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेमो का मतलब हेम का भाग है? इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट जो हीम या हेम का भाग है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को मतलब करने से पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि क्या है। तो हम लोग न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मानव रक्त में जो है ना ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? RBC होता है। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो है ना आयरन होता है। आयरन को हम लोग लोहा कहते हैं। तो इतना आप लोग समझे कि नहीं समझे कि ब्लड में RBC होता है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और आयरन के कारण हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण RBC के कारण ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट में आयरन पाया जाता है, और आयरन जो है ना नेचुरली रेड कलर में पाया जाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में हम लिख लेते हैं, कुछ अगर लिखने में मिस्टेक हो जाए तो उसको जो है ना आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना है। एगो है ना गैर प्रोटीन वाला पार्ट है, गैर प्रोटीन भाग, एगो है प्रोटीन वाला भाग, प्रोटीन भाग। गैर प्रोटीन भाग 5 से 7% पाया जाता है, और प्रोटीन वाला भाग जो है ना 92 to 95%, मतलब मानिए ना 93 to 95% पाया जाता है। गैर प्रोटीन भाग को हीम है, और ये जो है ना ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, इसीलिए प्रोटीन वाला भाग इसको कहते हैं। हीम जो है ना प्रोटीन नहीं है, इसीलिए गैर प्रोटीनियस भाग कहा जाता है। और ये जो हीम जो है ना और ये ग्लोबिन, यही दोनों को कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन बनता है। और इसी हीम में जो आयरन होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन मतलब क्या होता है? इसको लौह भी बोला जाता है और इसको लोहा भी हम लोग बोल देते हैं, लोहा। और ये नेचुरली रेड कलर में होता है, इसीलिए आयरन के कलर के कारण हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है और इवेंचुअली ब्लड का कलर रेड पाया जाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में होता है, एक होता है Fe2+, इसको ऐसे भी लिख देते हैं Fe++, यही आयरन फॉर्म में पाया जाता है। Fe3+ जो है ना नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो है ना Fe3+ में ऑक्सीजन समन्वयन की क्षमता नहीं होती है। आप लोग इस बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हेमोग्लोबिन में जो है ना आयरन किस अवस्था में पाया जाता है। ये अवस्था है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। +3 में ऑक्सीजन के साथ आयरन की समन्वयन क्षमता नहीं होती है, इसीलिए हेमोग्लोबिन में आयरन +2 स्टेट में पाया जाता है।
इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ आपको? अब चलिए हम लोग देख लेते हैं हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हीमोग्लोबिन का काम सब आप लोग आराम से देखिए, पूरा एकदम धीरे धीरे जो है ना अच्छा लगने लगेगा। हीमोग्लोबिन का क्या है काम? इसका मुख्य काम जो है ना, मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना मुख्य काम। ध्यान दीजिएगा, शब्द इधर उधर होने से आंसर बदल जाता है। मुख्य काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है, साथ में ही CO2 का भी परिवहन करता है। माने 15 से 20% CO2 का भी परिवहन करता है और O2 का तो परिवहन यही करता है। अब देखिए, फेफड़ा से बॉडी के ऊतक तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और ऊतक से फेफड़ा तक, शरीर के जितने ऊतक है वहाँ से फेफड़ा तक CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? आप सिर्फ जान रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, लेकिन आप लोग ये इस बात को ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फेफड़ा से ऊतक तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ऊतक से फेफड़ा तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। अब देखिए, होता है ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, इसको बोला, मतलब जानते हैं क्या होता है? ऑक्सीजन सहित, ऑक्सीजन के साथ होता है। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन, मतलब CO2 के साथ या O2 के बिना, आप कह सकते हैं O2 के बिना। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन का परिवहन करता है और डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन का परिवहन करता है। ये टर्म है जो इस रूप में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक और आपको ध्यान में रखना है कि CO2 का जब परिवहन जब करता है, CO2 का परिवहन जब हीमोग्लोबिन करता है तो किस रूप में करता है? तो ये जो है ना कार्बोनेट के फॉर्म में करता है। आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन किस रूप में करता है। आपको एकदम आंख मूंद के बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करता है, ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन कोई आए उसमें टिक कर देना है एकदम। अब चलिए, हेमोग्लोबिन में आयरन की बात हो ही गई है, तो आयरन की कमी से आप लोग तो जानते हो, कमी से एनीमिया रोग होता है। इतना तो आपको पता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हेमोग्लोबिन में आयरन का अभाव हो जाता है। हीमोग्लोबिन में जो है ना, हीमोग्लोबिन में मतलब हीम वाले पार्ट में जिसमें आयरन होता है, इसी में आयरन का अभाव हो जाता है। तो आयरन का जब अभाव हो जाएगा तो इससे क्या होगा? फेफड़ा से ऊतक तक पर्याप्त O2 नहीं पहुंच पाता है। इसका असर आप लोग, जिसको एनीमिया होगा ना, उसके शरीर को देखकर पता चल जाता है लगभग कि ये एनीमिया से ग्रसित है। क्योंकि जब फेफड़ा से ऊतक तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा ना, तो इसी स्थिति को एनीमिया कहा जाता है, जिसमें आयरन का कमी हो जाता है। आयरन का बात आया तो साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले हैं। अब चलिए, इसमें आरबीसी का भी चर्चा हो गया है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, हमारे बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? 600:1। हो सकता है कि सब किसी को ये बात आप लोगों को पता हो जो भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेरा काम है बताना। आप लोगों को होता है ना कभी कभी कि बार बार एक चीज़ को देखिएगा ना तो माइंड में वो सेट कर जाएगा। इजी क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में गलत होता है जो आप सोच नहीं सकते हैं, इसलिए हम वो सारा चीज़, छोटा बड़ा सब चीज़ बोलते चलेंगे कि एक बार आपके माइंड में वो जो है ना रिकॉल हो जाएगा और वो चीज़ आपको ताज़ा हो जाएगी। ये हो गया। अब देखिए, आरबीसी न्यूक्लियस में जो है ना, आरबीसी में न्यूक्लियस न होता है। ऊंट एंड लामा दो ही ऐसा चीज़ है जिसके
आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरा चीज़ याद रखना है, ऊंट एंड लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पूछा जाता है, इसलिए ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका जो है ना जीवन काल, इसका जीवन काल भी पूछा जाता है कि जीवन काल कितना है। तो इसका जीवन काल जो है ना अप्रॉक्स 4 माह या 120 दिन भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो घबरा मत जाइएगा। जीवन काल 4 माह या 120। इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछता है, वैज्ञानिक नाम इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है ना एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स इसका वैज्ञानिक नाम। और आरबीसी में ही वर्णक या इसी में वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है, जिसे ही हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलिए, आरबीसी का आकार भी एक होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका आकार भी होता है। उसको बोला जाता है उभयावतल बोला जाता है, बाइकॉनकेव। अब देखिए कहीं कहीं बुक में जो है ना इसको लिखा जाता है गोलाकार, नहीं, ये आपको उभयावतल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, यही इसकी आकृति होती है। इसका व्यास पूछे 7 माइक्रोमीटर होता है। इसकी मोटाई अगर पूछ रहा है, इसकी मोटाई पूछा जा रहा है, तो 2 माइक्रोमीटर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैं व्यास और मोटाई क्यों बता रहा हूँ, तो भाई मेरे आप लोग ध्यान दे के सुनिए। ये सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर कभी उठा के देखिए। अगर ये क्वेश्चन व्यास और मोटाई, आकार, वर्णक कोण, पिगमेंट कोण, ये सारा चीज एक क्वेश्चन है जो मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूँ यहाँ पे। अब कहीं कहीं पूछ लेगा कि आरबीसी जो है ना इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो है ना अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा को इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। और ये जो इसकी मृत्यु कहाँ होता है, मतलब मृत्यु कहाँ होता है, इसके प्लीहा, इसको स्प्लीन भी कह देते हैं, स्प्लीन, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। इसीलिए इसी को आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं, क्योंकि इसमें इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? एक बार आप लोग रिवाइज कीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा डिटेल समझाने में होता है कि टाइम थोड़ा सा है ना ये हो जाता है, मतलब चला जाता है। एक क्वेश्चन में सारा चीज़ एक क्वेश्चन के बारे में नहीं हो पाता है, इसीलिए धीरे धीरे करके मैं सारा चीज़ करवाने का प्रयास करूँगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ बचा ही नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व तो मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है, तो बी फॉर बॉम्बे, आयरन को ही लोहा कहा जाता है। ये जो है ना मैग्नीशियम तो जानते हैं क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसको क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। कोबाल्ट किस में जानते? साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट पाया जाता है। और मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज को आप लोग मतलब किस में पाया जाता है, ये ट्रांजिशन मेटल है, आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल मतलब कलर के लिए उत्तरदायी है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कलर के लिए उत्तर, उसमें एक मैग्नीज भी है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, जो हम लोग लिखे हैं ना ये सबको डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, डेंगू डैश के कारण होता है। तो आप लोग तो जानते होंगे डेंगू जो है ना वायरस के कारण होता है या विषाणु के कारण होता है। सी फॉर चाइना इसका आंसर है। लेकिन इसका एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आप लोग को वो ध्यान में रखना। देखिए क्वेश्चन करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, ई का ई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ आप इकट्ठे करते चलिए, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे इस वीडियो में मैं डेंगू से होने वाले रोग के बारे में बता रहा हूँ, अगले वीडियो में जीवाणु से होने वाले बता दूंगा। ऐसे ऐसे करते करते सब आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिए, विषाणु या इसी को कहा जाता है वायरस से होने वाले रोग। ये जो है ना ट्रिक है, आप लोग जानते भी होंगे इस ट्रिक को, ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं है।
चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। एडे, पोइचे, छोग, खसरा, खसरा, हिम, हड़े। आप समझिए कि इसी ट्रिक में वायरस से होने वाले सारे बीमारी का नाम है, इसीलिए ये ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग खुद इसके बारे में अंदाजा लगाइए। अब चलिए एक एक के बारे में मैं आपको यहाँ बताया। कलर का थोड़ा सा कलर जो है ना चेंज कर लेता हूँ, रंग बिरंगा अच्छा लगता है। ए से जो है ना आप सबसे पहले दीजिए एड्स। एड्स एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, और ये WBC के टी सेल को प्रभावित करता है। आपको एड्स के साथ इतना बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ए से एड्स हो गया, एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है, WBC के टी सेल को ये प्रभावित करता है। डी से आ जाइए, कलर थोड़ा फिर चेंज कर लेता हूँ। डी से आ गया डेंगू। डेंगू हो गया। प से पोलियो हो गया। पोलियो हो गया। अब देखिए ई से इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा हो गया। और च से जो है ना ये चेचक हो गया। चे से जो है ना चेचक हो गया। और छो से जो है ना ये छो से छोटी माता हो गया। छोटी माता हो गया। ग से गलसुआ हो गया। गलसुआ हो गया। और खसरा से, खसरा बीमारी ही है, सिर्फ यही बीमारी। अब देखिए ही से क्या हो जाएगा। ही से आपका क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो गया। और ही से हेपेटाइटिस हो गया। और एम से जानते हैं क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा होगा। और ए से जो है ना हर्पीज है। और रे से जो है ना रेबीज है। तो आप लोग इतना समझे कि नहीं समझे, वायरस से होने वाले रोग कितना हो गया आप लोग खुद काउंट कर लीजिए। तो आप लोग देखिए कुल जो है ना, कुल कितना हो गया, कुल 12 जो है ना बीमारी है जो यहाँ पे वायरस से हो रहा है। सिर्फ आप लोगों को इसी को ध्यान में रखना है। स्मॉल पॉक्स जो है ना, स्मॉल पॉक्स इसको बोला जाता है छोटी माता। स्मॉल पॉक्स एगो होता है चिकन पॉक्स बोला जाता है। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है, स्मॉल पॉक्स जो है ना वैरिओला वायरस से होता है, और चिकन पॉक्स जो होता है ना वैरिसेला वायरस से होता है। वैरिओला वैरिसेला में बड़ी कन्फ्यूजन है भाई, हम तो कन्फ्यूज कर जाते थे। तो देखिए स्मॉल पॉक्स में स्मॉल है ना, तो वैरिओला और वैरिसेला में जिसमें एस नहीं होगा वो वाला आंसर कर देना है। देखिए यहाँ पे वैरिओला में एस नहीं है तो स्मॉल पॉक्स के साथ एस वाला आंसर हो जाएगा, और वैरिसेला में एस है ना तो ये स्मॉल पॉक्स के साथ नहीं रहेगा। समझ गए, उल्टा है, जिसमें एस है ना वो जिसमें एस नहीं है उसके कारण हो रहा है। आपको इतना छोटा सा चीज़ है, आप लोग किसी भी तरह ध्यान में रख सकते हैं, हम ऐसे ही ध्यान में रखे थे इसको, इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो कुल वायरस से होने वाले यहाँ 12 बीमारी है, ट्रिक याद कर लीजिए। एडे, पोइचे, छोग, खसरा, हिम, हड़े। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलसुआ है, खसरा है, हेपेटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, हर्पीज है और रेबीज है। कुल 12 बीमारी है। बस इसके बाद जीवाणु एक एक करके जितने से होने वाली बीमारी हैं सब मैं बता दूंगा, आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। वीडियो का लेंथ भी थोड़ा सा देखना रहेगा, आप लोग खुद नहीं देखिएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा, इसीलिए वो भी थोड़ा देखना रहता है। डेंगू डैश के कारण होता है, तो एडे, पोइचे, छोक, एड्स से एड्स, डे से डेंगू। वायरस से होने वाले रोग हैं तो विषाणु, C4 चाइना, यहाँ से मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्यतः किसका उपयोग फोटोवोल्टाइक सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। आपको डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए सौर सेल क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं। चलिए नया पेज हम लोग कर लेते हैं। सौर सेल, सौर सेल क्या है, सौर सेल जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, इसी को सौर सेल कहा जाता है। समझे कि नहीं। अब एक एक एलिमेंट के बारे में, सिलिकॉन का चर्चा आया ना तो सिलिकॉन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते।
अब देखिए सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। ग्रुप 14 में कौन है? काशी जी, शंकर, पार्वती। ये ऊपर से नीचे आप लोग याद रखिए, ऐसे ही हम याद किए हैं। ग्रुप 14 में यही 5 एलिमेंट आपको याद रखना है। क से कार्बन है, सी से सिलिकॉन है, ज से जर्मेनियम है, ई से स्टैनम है, ई से लेड बोलते हैं, या इसी को प्लम बम बोलते हैं। समझे कि नहीं? इसको ट्रिक है काशी जी, शंकर, पार्वती। इसका जो है ना एटॉमिक नंबर को जानते हैं, जेड से हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, इसको 6 होता है। और सिलिकॉन का जो है ना 14 होता है। और जर्मेनियम का जानते हैं क्या होता है? इसमें जो है ना 18 जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, इसका हो गया 32। फिर इसमें 18 जोड़ दीजिए, प्लस 18 कर दीजिए, इसका हो जाएगा 50। और फिर इसमें 32 जोड़ दीजिए, इसका हो जाएगा 82। आपको याद करना पड़ेगा इसमें जो है ना 8 कैसे ऐड होता है, ये आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। आपको एटॉमिक नंबर याद ही नहीं करना है, वो झंझट समाप्त। वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है कि अब एटॉमिक नंबर याद किया जाता है, नहीं। किसी ग्रुप का एक एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर याद रखिए, उसमें ऐड करते हुए या घटाते हुए जो भी है उसको आगे बढ़ते चले जाइए, आपको सारा एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ग्रुप 14 एलिमेंट का यही 5 याद रखना है, काशी जी, शंकर, पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनम, लेड। एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा ये चीज़। अब चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन के बारे में भी तो जानकारी प्राप्त करना है। सौर सेल बनाने के लिए तो सिलिकॉन तो यहाँ दे दिए। अब देखिए इसको जो है ना, ये क्या है? सेलेनियम है, सेलिनियम। ये जो है ना ये है सल्फर है। और सल्फर का इस्तेमाल जो है ना आप लोग याद रखिएगा, बल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बल्कनाइजेशन ऑफ रबर में सल्फर का इस्तेमाल होता है। किस फॉर्म का? S8 सल्फर का इस्तेमाल होता है। रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, रिंग टाइप संरचना इसका होता है। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कोई पूछते सेलेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 34। इसका भी ट्रिक है, उस से टेपो। ये जो है ना आपको ये ट्रिक याद। ऑक्सीजन का जो है ना 8 होता है, सल्फर का 16 होता है, सेलेनियम का 34 होता है, टेलिडियम का जैसे देखिए इसमें जो है ना प्लस 8 कर दीजिए, 16 आ गया। इसमें जो है ना प्लस 18 कर दीजिए, 34 आ गया। इसमें फिर 18 कर दीजिए, ये कितना आ गया? 52 आ गया। और फिर इसमें जो है ना इसके लिए इसमें जो है ना 32 ऐड कर दीजिए, 4 5 3 8 84 हो गया। ये पोलोनियम होता है। उससे टेपो, ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, ये है सेलेनियम, ये है टेलिडियम और ये है पोलोनियम। इसके बारे में डिटेल में बताते चला जाऊंगा। इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक क्वेश्चन में सारा चीज़ कवर नहीं होगा, ये बात आप लोग भी समझते हैं। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जल का रासायनिक समीकरण क्या है? मतलब जल का रासायनिक समीकरण H2 है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड में इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? अब एगो होता है सुपर स्क्रिप्ट, एगो होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? ऊपर लिखना। और सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? नीचे लिख देना, उसके पैर के पास लिख देना। और सुपर स्क्रिप्ट मतलब सर के पास लिखना, स से सर, स से सुपर। आप ऐसे याद रखिए। जैसे देखिए CO2 इसके नीचे आ गया ना, तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट, मतलब नीचे लिखा जाता है। और देखिए ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए कि X है, कोई X ऐसे लिख दिए, तो ये जब मुंडी पर लिख दिया गया ना, मुंडी पर उसके सर पर, तो इस बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आप ऐसे ही देखिए H2SO4, हम एग्जाम्पल बताते हैं। H2 में 2 जो है ना ये सब स्क्रिप्ट है, और O जो है ना ये भी सब स्क्रिप्ट है, जो नीचे लिखे है सब स्क्रिप्ट है। ऐसे ही H2O में देखिए 2 नीचे लिख किया गया, इसका मतलब सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। C फॉर चाइना इसका आंसर बढ़ेंगे, बिना सोचे हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर पढ़िए। एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। तो ये डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, प्रतिरोध इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन चलिए इसका हम पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रतिरोध। आप सबसे पहले जानिए ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है? वोल्टेज अगर किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, यही है ओम्स लॉ। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, और इनटू आई है ही।
इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। मतलब ये क्या है, रसिस्टेंस, रसिस्टेंस मतलब V बराबर आई आर। अब देखिए आप लोग इसका ग्राफ अगर पूछिएगा तो इसका ग्राफ जो है ना, ग्राफ ऐसे एग्जाम में पूछा गया है, V को अगर वाई एक्सिस पर, ई वाई एक्सिस है और ये जो है ना एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। मतलब इसका ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, इसका ग्राफ ऐसे बनता है V बराबर आई आर। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, इंटर लेवल में पढ़ा जाता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम जो है ना यहाँ पे स्लोप है, स्लोप है, स्लोप मतलब कांस्टेंट टर्म है और ये y एक्सिस को डिनोट करता है, y एक्सिस, और ये जो है ना x एक्सिस को डिनोट करता है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, मतलब तो ये y इंटरसेप्ट बोला जाता है, डिटेल चीज़ है, नहीं है तो जीरो। मान लीजिए कि यहाँ पे v बराबर आई आर है, अब प्लस इसमें हम ऐड कर लें, प्लस नहीं है तो प्लस जीरो हम कर लिए। अब देखिए इस ये लाइन का ग्राफ ऐसे ही खींचा जाता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये जो है ना इसी को स्लोप कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी को स्लोप कहा जाता है थीटा। यही है एम, ये थीटा जो है ना एम बराबर टेन थीटा के बराबर होता है। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस इस लाइन का इक्वेशन ये होता है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए V बराबर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी हम बताएं, अब V बराबर आई आर, नहीं है तो जीरो कर लीजिए। इससे आप कंपेरिजन आप कीजिए। सबसे पहले y के जगह पर V है, m के जगह पर x है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और x के जगह पर i है, और नहीं है तो जीरो है। अब इसका आप ग्राफ बना दीजिए, x एक्सिस आ गया ये, y एक्सिस आ गया ये, और ये ग्राफ ये चला गया। ये एंगल जो है ना इसका टैन अगर निकालेंगे, ये मान लीजिए थीटा है, इसका टैन अगर निकाल देंगे टैन थीटा, तो यही रेसिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। समझे कि नहीं? आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओम्स लॉ, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज का करंट होता है, ये ओम्स लॉ बताता है हमें। आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अब एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? मतलब सेक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। कितने लिंग गुणसूत्र हैं? तो 2, सी फॉर चाइना। कितना जोड़ा अगर पूछ दिया था क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से दीजिए, कितना जोड़ा पढ़ता तो 1 है, कितना लिंग गुणसूत्र है तो 2 है, कितना जोड़ा पूछता तो 1 है, क्योंकि एक जोड़ा में 2 ही होता है। ठीक है, सी फॉर चाइना। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम लोग जान लेते हैं। चलिए एक तरफ जो है ना हम लोग पुरुष बनाते हैं और एक तरफ महिला बनाते हैं। अब महिला पुरुष है तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही। इसमें जो है ना सेक्स क्रोमोसोम XY होता है और इसमें केवल जो है ना XX होता है। अब देखिए जब उत्पन्न संतान का मतलब क्रोमोसोम लिंग सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? मान लीजिए कि पुरुष के तरफ से आया X, महिला की तरफ से तो XY आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उसके पास X ही है तो X ही आएगा। अब इसके पास आया X, तो ये जो है ना बेटी जन्म ले ली। बेटी मतलब आप लोग इसको लक्ष्मी कह सकते हैं। ठीक है, अब आया इसके तरफ से Y, इसके तरफ से तो हमेशा X ही आना है। अब आ गया बेटा जन्म ले लिया। अब देखिए इसमें महिला का कोई योगदान ही नहीं है बेटा और बेटी होने में। हम लोग आज भी, हम पर्सनली हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं हम वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा लोग महिला पर ही ये आरोपित कर देता है बेटा और बेटी के लिए। तो नहीं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बेटा और बेटी होने में किसका योगदान किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? 1 में था केवल महिला, 2 में था केवल पुरुष, 3 में था दोनों, और 4 में था नॉन। केवल पुरुष पर डिपेंड करता है। आप लोग एकदम क्वेश्चन ये है, मार्क कर लीजिए कि पुरुष मतलब संतान का जेंडर डिसाइड केवल पुरुष पर डिपेंड करता है, महिला पर नहीं। इसीलिए जो भी महिला है उसको प्लीज आप लोग ऐसे चीज़ का मतलब ये नहीं करिए। पुरुष के पास X और Y होता है, उसी में से X जाएगा और Y जाएगा, उसी पर डिपेंड करता है। महिला के पास तो XX ही क्रोमोसोम होता है, इसीलिए वो बेचारी पर कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप लोग चलिए अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है,
सॉरी, एक समान मनुष्य कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं, कितने पूछा है, तो 2 मार्क करना है, आगे बढ़ना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए, IPv4 एड्रेस की लंबाई में कितने निबल के बराबर होती है, उसकी एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है। इजी क्वेश्चन है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, आप लोग बना ही दीजिए। देखिए एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। वर्जन अब 4 है तो वर्जन 4 हो जाएगा, 6 है तो वर्जन 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए पहले IPv4 आया था, IPv पहले 4 आया था और बाद में आया IPv6। इसमें जो है ना 32 बिट्स होता है और इसमें जो है ना 128 बिट्स होता है। ध्यान में रखना है, आपको कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना है। या इसको भी बोल सकते हैं 8 निबल होता है और इसको 32 निबल के बराबर होता है, निबल के बराबर होता है। एक निबल में जानते हैं कितना होता है, बीट किसको कहा जाता है जानते हैं, बीट। बीट एक 0 एक बाइनरी नंबर है, एक बीट में 0 या एक बाइनरी डिजिट होता है। एक निबल में जो है ना, एक निबल में 4 बीट होता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, एक बीट में 1/4 निबल होता है, 0.254 निबल होता है एक बीट में। आप लोग जैसे ध्यान रख लीजिए। तो एक बीट में, कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं अच्छा लगेगा, एक निबल में 4 बीट होता है तो 32 बीट यहाँ पे है, 32 बीट है मतलब 8 गुना हुआ ना, तो इधर भी 8 निबल हो गया। समझ गए, मतलब जितना बीट है ना उसमें 4 से आप डिवाइड मार दीजिए, आ जाएगा निबल की संख्या, यही है। अब देखिए एगो है 1 BK, ये याद रखना है, बीट होता है ये, और ये होता है निबल, ये होता है बाइट, ये होता है किलोबाइट, किलोबाइट होता है। मतलब बीट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट। बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डेसिमल का, बाइनरी डेसिमल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बीट, BN BK। ये ट्रिक है, याद रखिए, बीट, निबल, बाइट, किलोबाइट। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे। आप लोग वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। टाइम का भी अभाव है, हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी कराना है। तो IPv एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है, तो 8 निबल के बराबर होती है, मतलब 32 बीट होता है। और 32 बीट में इसमें जब 4 से डिवाइड मारेंगे तो 8 निबल, किसी बीट में 4 से डिवाइड मारिए निबल की प्राप्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। यह कथन जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। बर्नौलीज का सिद्धांत जो है ना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पास्कल का नियम हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मतलब ये पानी में आंशिक रूप से, पानी में किसी वस्तु को डुबाने पर उसके भार में आंशिक रूप से कमी आती है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को जब, सुनिएगा सब चीज़ नहीं लिख पाएंगे हम, किसी पदार्थ को जब द्रव या तरल में डुबाया जाता है तो इसके भार में आंशिक रूप से कमी आता है। ये कमी कितना आएगा, उसके भार में कितना कमी आएगा, तो उस वस्तु द्वारा मतलब जो भार, द्रव का जो भार जितना हटाएगा ना, मतलब वो वस्तु को पानी में डालिए, वो वस्तु पानी में जितने भार के पानी को विस्थापित करेगा उतना ही भार की आंशिक कमी महसूस होती है, प्रतीत होती है कि उस वस्तु की उतनी भार कम हो गई। जो वस्तु का भार हटाया जाता है ना, वही उत्प्लावन बल कहलाता है, जिसको बायोन्सी फोर्स कहा जाता है।
इसको BF से डिनोट करते हैं। BF दूसरा वाला BF नहीं है, उतना ध्यान नहीं लगाना है, और सॉरी BF या FB कुछ भी से आप डिनोट कर दीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला भी आप लोग जैसे मान लीजिए FB तो रो जी और जो है ना V, रो जी भी आप, ये जो है ना ये डेंसिटी है, घनत्व है किसका, उस तरल का या द्रव का। ये जो है ना ग्रेविटी है, ग्रेविटी है। ये जो है ना ये आयतन है, वॉल्यूम, आयतन है। आयतन ये किसका आयतन, किसका आयतन, वस्तु का डूबा आयतन। डूबा आयतन पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत डेप्थ में पूछेगा ना, पूछ देगा आयतन कौन है ये, तो वस्तु जो डूब गया है ना उसी का आयतन है। तो वस्तु जो डूब गया उसका आयतन किसके बराबर, ये बराबर वही हो जाएगा विस्थापित पानी के आयतन के बराबर। समझे कि नहीं। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, किसी वस्तु को पानी में या तरल में डालते हैं, द्रव या लिक्विड में जो भी है डालते हैं, उसमें आंशिक रूप से कमी आती है। वो आंशिक कमी वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है, जो बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला रोजी भी होता है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक और चीज़ आप लोग जान लीजिए इसमें कि पास्कल लॉ दिया है ना, तो पास्कल लॉ के बारे में भी बता देते हैं थोड़ा सा। पास्कल लॉ क्या है, मतलब ये क्या है नया मामला। पास्कल जो है ना एक वैज्ञानिक थे। दाब का जो है ना यूनिट SI यूनिट पास्कल होता है। और दाब का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब दाब बराबर। अब देखिए दाब को प्रेशर बोलते हैं, फोर्स और एरिया। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए एक पास्कल बराबर अगर पूछे क्या होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहा जाता है। आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, PCS से लेकर ग्रुप D में। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर में लगाते हैं तो वहीं 1 पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पे रख दीजिए ना 1 न्यूटन का बल, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रख दीजिए, जो प्राप्त होगा वो 1 पास्कल के बराबर हो जाएगा। इतना ध्यान में रखना है आपको, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। और जैसे प्रेशर हो गया, तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है। एरिया बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, एरिया घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा। फोर्स बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, फोर्स घटाएंगे तो दाब घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इस तरह आप लोग दाब के बारे में जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन तो 25 है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया या मुझे टाइम लग गया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन मतलब स्किप करके बताने में ठीक नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी वीडियो में लक्ष्य तो यही रहता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाए। तो एक क्वेश्चन के बारे में भी अगर अच्छे से जानकारी दिया जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका मतलब पैरामीटर पर, तो वो भी अच्छी चीज़ है। आप लोग इतने क्वेश्चन को पहले पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बनाते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो गया इसीलिए मैं कट करना पड़ रहा है।